तो बच्चों, हमने भाग 1 में मानव नेत्र के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, संरचना के बारे में जाना कि आखिरकार मानव नेत्र किस प्रकार से काम करते हैं। अब बच्चों, अब हम इस भाग 2 में मानव नेत्र के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे नेत्र हमारे लिए कितने जरूरी हैं, तो अब हम उसके बारे में कुछ नई नई और अच्छी बातें जानेंगे। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही गायब नहीं होता है बच्चों। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती नजर आती है। अब बच्चों एक बात सोचो, अगर किसी भी वस्तु का हमारे रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए उसका प्रतिबिंब बना रह जाता है, अगर यदि ऐसा हो कि प्रति सेकंड 16 या इससे ज्यादा गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? वो हमें आराम से बहुत अच्छे से चलती फिरती दिखाई देगी। तो बच्चों, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न है यहाँ पे कि लगभग कितने सेकंड तक वो उसका प्रतिबिंब बना रहता है? 1/16 सेकंड तक बच्चों। तो बच्चों, है ना ये बहुत ही अच्छी बात कि हमें पता चला कि कितनी देर तक हमारी रेटिना पर किसी भी प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है, 1/16 सेकंड के लिए। ऐसे ही बच्चों, आइए बच्चों कुछ और अच्छी बातें जानते हैं। हमारे नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें यानी कि आईलिड्स प्रदान की हैं। ऐसे बच्चों, ये हर सेकंड पलकती रहती है, झपकती रहती है। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? ये पलकें बच्चों बंद होकर जितनी भी ऐसे धूल, मिट्टी या फिर ऐसा बहुत ही ज्यादा प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती है, जिससे कि हमारे नेत्रों में हानि होने से क्या करती है? काफी ज्यादा बचाती है, काफी ज्यादा सुरक्षित रखती है। तो पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। तो बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारे नेत्रों के बारे में और अच्छे से जान रहे हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है, लेकिन बच्चों, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगर बच्चों आप 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास उस वस्तु को अपने लेकर आते हैं तो आपके नेत्र उस वस्तु को या उन अक्षरों को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे क्या जाना कि जो हमारे सामान्य नेत्र होते हैं उनको पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बच्चों, डेस्क से बहुत दूर रखकर भी हमें पढ़ना या लिखना नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए बेहतर कोण पर डेस्क, लिखने के लिए अच्छा कोण, पढ़ने के लिए सबसे अच्छे कोण पर टेक्स्ट। तो जिससे कि बच्चों एक कोण भी होना चाहिए जिससे कि आपकी गर्दन भी ना झुके, आपकी कमर भी ना झुके और आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम सीधी। और ऐसे आपके जो मेज होनी चाहिए वो थोड़ी एक कोण पे होनी चाहिए जिससे कि आप चीजों को अच्छे से पढ़ पाए, और वो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए आपके नेत्रों से। तो हम बच्चों यहाँ पे अपने नेत्रों के बारे में काफी नई नई चीजें जान रहे हैं कि रेटिना पर किसी भी प्रतिबिंब का जो प्रभाव है वो 1/16 सेकंड तक बना रहता है। पलकें अनावश्यक चीजों को हमारे नेत्रों में आने से रोकती हैं। हमें जब कभी भी किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ना हो तो उसके और उस वस्तु के बीच में लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो बच्चों, आइए और अच्छे से जानते हैं इन सब चीजों को। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाते, और ऐसा ही बच्चों दूसरे मनुष्यों के साथ होता है कि वो निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को आराम से देख लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा बच्चों हमारे दृष्टि के दोषों के कारण होता है। और बच्चों, हम अपनी दृष्टि के दोषों को दूर कर सकते किस प्रकार से? हम वहां पे बच्चों संशोधक लेंसों यानी कि
पोर्टेबल करेक्टिव लेंसों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी दृष्टि के दोषों को दूर कर सकते हैं। यानी कि बच्चों, हम जैसे चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो उस चश्मे में क्या लगे होते हैं? उचित संशोधक लेंस लगे होते हैं, जो कि हमारे को दूर या फिर पास की वस्तुओं को देखने में क्या कर देते हैं? काफी ज्यादा सहायता कर देते हैं, और जो हमारी दृष्टि में दोष होते हैं उनका संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से क्या होता है बच्चों, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तो सामान्य है, इस पे कोई भी ऐसी सफेद परत नहीं है, लेकिन अगर आप इस आंख को देखें तो इसके जो आप यहाँ पे आइरिस देख रहे हैं, प्यूपिल यानी कि पुतली देख रहे हैं, उस पे बच्चों क्या होता है? धीरे धीरे धुंधलापन आने लगता है, यानी कि लेंस पे धुंधलापन आने लगता है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कह जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद हो गया, यानी कि कैटरेक्ट विकसित हो गया है। इसके कारण बच्चों हमारी जो दृष्टि होती है वो कमजोर हो जाती है, कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप भी ले लेता है। लेकिन बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। अगर कभी भी किसी को वृद्धावस्था में मोतियाबिंद हो जाए तो आजकल बच्चों हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे इलाज है जिसके कारण हम इस मोतियाबिंद को हटा सकते हैं और वापस से हमारी जो दृष्टि है वो वैसे ही पहले जैसी हो जाएगी। उसमें बस बच्चों क्या होता है कि हम दूसरे प्रकार के लेंस का उपयोग कर लेते हैं और उससे क्या कर हो जाता है कि जो हमारा लेंस है वो हटा के नया लेंस डाल देते हैं, जिससे कि ये जो मोतियाबिंद की बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो बच्चों किस प्रकार से करते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि नेत्र हमारे लिए कितने जरूरी हैं, जिससे कि हम वस्तुओं को अच्छे से देख सकें। तो बच्चों, हमारे लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने नेत्रों का अच्छे से देखभाल कर सकें। और वो हम कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? यदि परामर्श दिया गया है, यानी कि अगर आपको चश्मा दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। मतलब कि बच्चों, अगर आपको इस तरीके से बताया गया है कि आपको चश्मा लगाना है तो उसे अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। यानी कि अगर पर्याप्त प्रकाश से भी काफी ज्यादा प्रकाश है तो वो नेत्र खिंचाव यानी कि आई स्ट्रेन करता है तथा सरदर्द भी हो सकता है। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़िए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए, मतलब जैसे हम एकदम से ऐसे रगड़ देते हैं ना, तो ऐसा नहीं करिए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास चले जाइए, क्योंकि अगर आप रगड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, जो भी धूल मिट्टी होगी वो आपकी आंखों को और ज्यादा खराब कर देगी। तो हमें ऐसा सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे नेत्र बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। और बच्चों, हम किस प्रकार से अपने नेत्रों का ध्यान रख सकते हैं? यदि भोजन में किसी अवयव यानी कि कंपोनेंट्स का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रंधोन यानी कि ब्लाइंडनेस है। चक्षु विकृति युक्त यानी कि बच्चों, ऐसे लोग जिन्हें देखने में दिक्कत होती है या तो उन्हें दिखाई नहीं देता है तो वो बच्चों क्या होते हैं, उन्हें हम चक्षु विकृति युक्त कहते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं दृष्टि संबंधी अक्षमता यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड से पीड़ित होते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को इतना ज्यादा विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। मतलब कि बच्चों, आपने देखा होगा, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें दिखाई नहीं देता तो उनकी छूने की क्षमता, उनकी सुनने की क्षमता, उनकी किसी भी वस्तु को महसूस करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। ऐसा क्यों बच्चों? वो देख नहीं पाते, तो वो अपना ध्यान रखने के लिए वो अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को इतना ज्यादा विकसित कर लेते हैं जिससे कि बच्चों उन्हें अपनी जीविका जीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और वो इतने सक्षम होते हैं कि वो हर कार्य को आसानी से कर पाते हैं। साधन, अब बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे भी साधन है कि हम इस मुसीबत से, या मतलब बच्चों मैं मुसीबत नहीं कहूंगी, ये कि हम इस तरीके की पीड़ा से किस तरीके से
से छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के साधन है, अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन, यानी कि नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स। अप्रकाशिक साधनों में चाक्षु साधन यानी कि विजुअल एड्स, स्पर्श साधन टैक्चुअल एड्स, स्पर्श करने की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके, श्रवण साधन यानी कि ऑडिटरी एड्स, श्रवण ज्ञानेंद्रिय यानी कि सुनने की क्षमता, तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑप्टिकल। ओके, प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी यानी कि बाइफोकल लेंस, संस्पर्श कॉन्टेक्ट लेंस, रंजित यानी कि टिंटेड लेंस, आवतरक यानी कि मैग्नीफायर्स तथा दूरबीन साधन सम्मिलित होते हैं। ब्रेल पद्धति। बच्चों, अब ऐसा क्या हुआ कि ऐसे लोग जो देख नहीं पाते तो वो पढ़े लिखे कैसे, हाँ मतलब वो लिख कैसे पाए, वो पढ़ कैसे पाए। तो बच्चों, इसी सब को सोचते हुए लुई ब्रेल यानी कि एक व्यक्ति जिनका नाम लुई ब्रेल था, वो खुद भी किस प्रकार से थे, वो भी बच्चों किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते थे। तो बच्चों, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी भाषा का विकसित किया जिसे कि बच्चों हर एक ऐसा व्यक्ति पढ़ सकता है जो कि इस रोग से गुजर रहा हो, जो कि वस्तुओं को ना देख सकता हो। तो इसलिए बच्चों उन्होंने एक ऐसी भाषा का विकसित किया, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। यह बच्चों चक्षुक विकृति युक्त यानी कि विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कहलाता है। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि इनमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे हर एक करेक्टर के लिए कुछ कुछ बिंदुएं बनाई कि, और वो बिंदुएं किस प्रकार से बनाई, थोड़ी उभरी हुई, कि अगर ऐसे विजुअली चैलेंज लोग उन बिंदुओं को स्पर्श करके उन्हें महसूस करें तो उन्हें ये पता चल सके कि हम वहां पे किस वर्ड का या किस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो और वो उभरे हुए इसलिए बनाए जिससे कि वो उन्हें महसूस कर सके। तो बच्चों देखा कितना अच्छा काम किया लुई ब्रेल ने कि उन्होंने सबके लिए इस तरीके की भाषा का विकसित कर दी कि वो सिर्फ विजुअली चैलेंज लोग ही पढ़ पाते हैं। हम जैसे भाई मुझे तो ये भाषा नहीं आती पढ़नी, है ना बच्चों। तो ये भाषा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होती है जो कि बच्चों देख नहीं पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ए के लिए सिर्फ एक बिंदु, बी के लिए दो, सी के लिए दो बिंदु, और वो अलग तरीके से, जिससे कि बच्चों अगर ऐसे व्यक्ति इन बिंदुओं को स्पर्श करें तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर एक बिंदु है और वो उभरी हुई है तो सिर्फ वो क्या है, वो एक ए कि वो किसको डिनोट किस अल्फाबेट को दर्शा रही है, ए अल्फाबेट को। तो इसी द्वारा बच्चों इसी ब्रेल पद्धति के कारण बच्चों ऐसे विजुअली चैलेंज लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बात जान के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चों अब हमने यहाँ पे काफी कुछ जान लिया है कि हमारे नेत्र किस प्रकार से काम करते हैं, ये ऐसे लोग जो कि देख ना पाए वो किस तरीके से पढ़ लिख पाते हैं। अब बच्चों आइए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमने परावर्तन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहां पे हमें उसके दो नियम भी देखने को मिले थे। वो दो नियम क्या थे बच्चों, कि हमेशा सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि जो हमारा एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। और दूसरा नियम हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि जो हमारी तीन किरणें होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बच्चों अभिलंब किरण, यानी कि बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, वो तीनों बच्चों एक ही सतह पर क्या करती हैं, एक ही सतह पर बनी रहती हैं। तो बच्चों यही दो क्या है, हमारे परावर्तन के नियम है। चलिए बच्चों अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं, प्रकाश का विक्षेपण क्या है। तो बच्चों प्रकाश का विक्षेपण क्या मतलब कि प्रकाश का जो हमारा, हमने वहां पे क्या देखा, डिस्पर्जन देखा, स्प्लिटिंग देखी, तो वो क्या है। तो बच्चों हमने ये जाना था कि अगर हम सूर्य के प्रकाश यानी कि जो सनलाइट है वो क्या है, वो श्वेत रंग की है। अगर हम उस श्वेत रंग के प्रकाश को प्रिज्म के द्वारा पास करें, जैसे कि हमारी श्वेत लाइट आई, हमने इसके द्वारा पास किया, तो वो उस श्वेत किरण को, उस श्वेत रंग के प्रकाश को क्या कर देता है, 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है, यानी कि
विकिरण कर देता है और इसको ही हम बच्चों क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश का विस्फेरण यही होता है कि हमारे जो प्रकाश है, श्वेत रंग की जो लाइट है वो क्या कर जाती है, वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। और ऐसा ही बच्चों हमें अपने पानी की बूंदों में भी देखने को मिलता है, जिससे कि बारिश के बाद आपको आसमान में या फिर आकाश में कह लीजिए रेनबो देखने को मिलता है, यानी कि इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।